बिहार से सबसे नजदीक पोर्ट करीब 700 किलोमीटर दूर है, वेस्ट बंगाल के हल्दिया में। ये जो 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के हिसाब से मेन कारण है जिसकी वजह से बिहार इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाया उनके दौर के दौरान। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पिछले साल नीतीश कुमार की पार्टी के एक मेंबर ने ये राज्यसभा में डिमांड भी करी थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स जैसे बिहार, झारखंड और यूपी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए जिससे ये राज्य अपने खुद के पोर्ट्स डेवलप कर पाएं देश के कोस्टल एरियाज में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि कई पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि बिहार की लैक ऑफ इंडस्ट्री का मेन कारण ये है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, पर ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हम इतिहास से देख सकते हैं कि प्री कॉलोनियल टाइम्स में बिहार इतना गरीब नहीं था। अब ये जरूर था कि बिहार की तब की इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर पर ही निर्भर करती थी, पर उनकी ये इकोनॉमी इंडियन ओशन के ट्रेड रूट से कनेक्टेड थी, कैलकाटा के पोर्ट से। तो ये कहना कि बिहार के पास कोस्ट लाइन नहीं है, इसी वजह से बिहार डेवलप नहीं हो पाया, ये क्या जस्टिफाइड होगा आपके हिसाब से? और अब इस ग्राफ को देखिए, आपको कितनी फैक्ट्रीज दिख रही है बिहार में। और अब पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को देखिए, ये भी ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास कोई कोस्ट लाइन नहीं है, पर उधर कई फैक्ट्रीज है। अब कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि नीतीश कुमार के आने के बाद गवर्नेंस इंप्रूव हुई है बिहार में, पर इसके बावजूद प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्यों नहीं आई? इस बात को खुद नीतीश कुमार ने भी स्वीकारा है। अब इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि बिहार इतना गरीब क्यों है, ना ही हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ना ही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, और आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बल्कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्यों नहीं। ठेला चलाया है, रिक्शा चलाया है रोड पर, और ठेला रिक्शा चला के भी परिवार का भरण पोषण किया। हम लोगों को यहाँ भुखमरी के कंगार में हम किसान मजदूर फंसे हुए हैं, न कोई रोजी है न रोटी है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कारण है कि बिहार में जमीन एक्वायर करना एक प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। चाहे इन कंपनीज को लैंड डायरेक्टली जमींदारों से लेनी हो या फिर स्टेट सरकार से, ये प्रोसेस से कई कंपनीज तंग आ गई हैं। इस मुद्दे पर सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी मेजर स्टेट बिहार आना नहीं चाहती क्योंकि सरकार कोई जमीन दे ही नहीं पाती किसी कंपनी को। ये इस वजह से है क्योंकि बिहार मेनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल है। बिहार की करीब 80% पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और कंपनीज के लिए जमीन को अक्वायर करना बिहार में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि लैंड होल्डिंग जो पैटर्न्स है बिहार के वो बहुत ही डिफरेंट है। जो मेजॉरिटी लैंड ओनर्स है बिहार के वो बहुत ही छोटे लैंड होल्डर्स हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी 20 हेक्टेयर की जमीन चाहती है तो सरकार और कंपनी को 20 अलग अलग लोगों से बात करनी होगी, और ये जो छोटे छोटे किसान है उनका पूरा लाइवलीहुड इस जमीन पर ही निर्भर है। तो इसीलिए उनके दिमाग में ये समस्या रहती है कि अगर वो अपनी जमीन बेच देंगे तो वो घर कहाँ बसाएंगे, काम क्या करेंगे। दूसरा कारण है जिसको इकोनॉमिस्ट एस्थर डुफ्लो और अभिजीत बैनर्जी ने बुलाया था, स्पिल ओवर इफेक्ट। इस स्पिल ओवर इफेक्ट के हिसाब से अगर आप एक एरिया में कई स्किल्ड लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लोगे तो उसकी वजह से उधर एक ऐसी इकोनॉमी बन जाती है जहाँ कई कंपनीज आना चाहती हैं। अब जैसे इंडिया की IT इंडस्ट्री को देखिए, बैंगलोर एक बड़ा हब बन गया है ऐसी कंपनीज के लिए इंडिया में। अब ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में लेबर बहुत सस्ता है या फिर जमीन बहुत सस्ती है, वो तो ज्यादा सस्ते बिहार में, तो फिर ये सारी कंपनीज बैंगलोर में क्यों है? राइटर विवेक कौल के हिसाब से कंपनीज बैंगलोर में लोकेट इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि उधर स्किल्ड एम्प्लॉयज ढूंढना बहुत ही आसान है। अब ये सच है कि बैंगलोर एक IT हब बस कुछ ही दिनों में नहीं बना, बल्कि अगर आप इतिहास देखोगे तो कई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट्स जैसे इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में बेस्ड थे, जिसकी वजह से स्किल्ड टैलेंट बैंगलोर आता गया। पर हरियाणा में गुड़गांव और तमिलनाडु में तिरुपपुर दूसरे उदाहरण है स्पिल ओवर इफेक्ट के बारे में, जहाँ उधर की सरकारों ने प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडी दी थी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इसके बावजूद कि उन जगह पहले बस बंजर जमीन थी। जैसे करीब 40 साल पहले हरियाणा सरकार ने मारुति को इनवाइट किया था गुड़गांव में एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। जैसे एक फैक्ट्री आई, उसके साथ साथ लेबरर्स भी उधर आए, इसकी वजह से दूसरी कंपनी उधर सेटअप करने लगी और इवेंचुअली गुड़गांव एक बड़ा हब बन गया। और जब आप ऐसी प्रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं तो उससे एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा मिल जाता है। हमने देखा है कि शार्क टैंक शो की वजह से कितनी नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंडिया में, और एंटरप्रेन्योरशिप कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो गवर्नमेंट्स भी खुद नहीं कर सकती। पर्सनली मैं स्टैनफोर्ड इसलिए ही आया था ताकि मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, और मैं अभी 2 बिजनेस आइडियाज में काम कर रहा हूं, एक क्रिप्टो स्पेस में और एक एडटेक में। पर इधर आने के बाद मुझे लगा कि मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए,
यूट्यूब मैनेज करना, पढ़ाई मैनेज करना और अपनी सोशल लाइफ मैनेज करना मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और इसीलिए मैंने एक प्रोडक्टिविटी क्लास ली अली अब्दाल की स्किलशेयर पर। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहाँ हजारों क्लासेस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, एनिमेशन हो या फिर ग्राफिक डिजाइन हो। ये सारी क्लासेस एड फ्री हैं और इनको इंडस्ट्री लीडर्स और एक्सपर्ट्स क्यूरेट करते हैं। और इस क्लास से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज थी। कुछ नोट्स मेरे पेपर में थे और कुछ नोट्स मेरे लैपटॉप पे थे और मुझे पता नहीं था कि मुझे अपनी टू डू लिस्ट कैसे मैनेज करनी चाहिए। मैं बस एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहता था जो मेरे लिए काम करे और इस क्लास ने मुझे यही दिया। अली अब्दाल इस क्लास में दिखाते हैं कि आप अपनी टू डू लिस्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपना कैलेंडर कैसे मैनेज कर सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी चीजों का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जिंदगी पर, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। सिमिलरली मैंने कई वीडियो एडिटिंग क्लासेस भी ली जॉर्डी वैंडरपूट की, यूट्यूब पर अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और इन सारी क्लासेस से मुझे बहुत मदद मिली। इसीलिए मैं आपके लिए स्किलशेयर रेकमेंड करना चाहता हूँ। और बेस्ट पार्ट यह है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है उनकी सारी लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस की बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। स्किलशेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 1800 रुपए से कम है, जिसका मतलब है बस 150 रुपए पर महीना, और कई बार तो आपको एक दिन का ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी उससे ज्यादा का ही होगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पहले 1000 लोग जो इस लिंक को क्लिक करेंगे उनको एक फ्री 1 मंथ ट्रायल मिलेगा। तो इस लिंक को जरूर चेकआउट कीजिए और स्किलशेयर के साथ अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट कीजिए। अब वापस आते हैं बिहार के मुद्दे पर अगर हम बिहार की बात करें तो ये जो स्पिलओवर इफेक्ट है ये बिहार में इतना मटीरियलाइज नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों है? पहली चीज है कि प्राइवेट सेक्टर में बिहार सरकार की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और इसके पीछे अनफॉर्चुनेटली है बिहार का इतिहास। पिछले 30 सालों के दौरान कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेनली जो फूड आइटम्स को प्रोसेस कर रही थी जैसे शुगर या फिर राइस, वो बंद हो गई हैं बिहार में। गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1960 में बिहार देश का 40% शुगर प्रोड्यूस करता था, पर ये नंबर बस 2% हो गया। 1990s में करीब 2000 राइस मिल्स और 15 से ज्यादा शुगर मिल्स बंद हो गई थी। कुछ शुगर फैक्ट्रीज को बंद होना पड़ा क्योंकि सरकार ने उन पर अपना कंट्रोल जमा लिया, जिसकी वजह से फैक्ट्री मैनेजमेंट ही कोलैप्स हो गई। दूसरी फैक्ट्रीज को बंद होना पड़ा एक्सटॉर्शन की वजह से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसूली। अगर आप मुजफ्फरपुर, नवादा या फिर किशनगंज जाओगे तो आपको ऐसी कई फैक्ट्रीज मिलेंगी जो पूरी तरह खाली है। ऐसे इतिहास की वजह से ही बिहार के कई बिजनेसमैन ने आर्ग्यू किया है कि बिहार सरकार को सबसे पहले अपनी रेपुटेशन इंप्रूव करनी होगी। जैसे बिहार के एक ट्रेडर ने कहा कि सरकार को कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के बीच। अभी उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल है बिहार गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना। दूसरी प्रॉब्लम रही है कि जब बिहार सरकार ने डिसाइड भी कर लिया कि वो पॉलिसी क्रिएट करेंगे, वो कई बार ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे 2006 में नीतीश कुमार ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेकमेंड करी थी, जिससे वो इंडस्ट्रीज को इंसेंटिवाइज कर रहे थे अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बिहार में सेटअप करने के लिए। पर कई बिजनेस ओनर्स जिन्होंने अपने ऑपरेशन सेटअप करे बिहार में, उनको वो सब्सिडीज मिली ही नहीं जो उनको प्रॉमिस करी गई थी। 2020 में पटना हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज को डायरेक्ट जरूर किया कि उनको ये सब्सिडीज देनी ही होंगी, और इसकी वजह से कई बिजनेस ओनर्स का मानना है कि उनको वो सब्सिडीज नहीं मिलेंगी जब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि एक इंडियन कोर्ट में जाकर सरकार के साथ लड़ाई करना कितना आसान। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। फिर 2015 में भी सरकार ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी थी, पर सत्यजीत सिंह जैसे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी थी। इसका ये मतलब था कि बिजनेस ओनर्स को पहले अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी होगी और फिर उनको बेनिफिट मिलेंगे। पर ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ बिजनेस ओनर्स ट्रस्ट ही नहीं करते सरकार पर, कोई इतना रिस्क क्यों उठाएगा कि हाँ मैं पहले फैक्ट्री सेटअप कर लेता हूँ फिर मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन है उनको इतना सफर करना पड़ता है छोटी छोटी परमिशंस के लिए। जैसे बिहार के एक ट्रेडर सत्यजीत सिंह ने कहा कि वो एक मखाना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे बिहार में, पर अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उनको इस चीज के लिए परमिशन नहीं दी। फिर ऋषिकेश मिश्रा एक छोटा सा एयरप्लेन लैंडिंग बेस सेटअप करना चाहते थे भागलपुर में, इससे भागलपुर की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। अब सरकार ने ये तो कहा कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं भागलपुर में उसको एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, पर जब ऋषिकेश सरकार के पास गए कंसेशन मांगने के लिए उनको कुछ मिला नहीं। और यही सब कारण है जिसकी वजह से बिहार में जो स्पिलओवर इफेक्ट की हमने बात करी वो क्रिएट नहीं हुआ है। अब जो तीसरा लास्ट कारण है वो है जिस तरीके से पॉलिटिक्स डेवलप हुई है बिहार में। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे बिहार की गरीबी इतनी पॉपुलर थी कि इंटरनेशनल मीडिया भी उस चीज को कवर करती थी, और ये गरीबी
कास्ट से इंटरलिंक थी। अब जहाँ साउथ इंडिया में कई द्रविडियन मूवमेंट्स हुई थी, जहाँ लोअर कास्ट ग्रुप्स अपनी राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और वहीं महाराष्ट्र में B.R. अम्बेडकर की मूवमेंट बढ़ रही थी, बिहार में 1980s तक कोई कास्ट बेस्ड लीडर उभरे नहीं थे। और ये चेंज हुआ इन लोगों की एंट्री से। 2 OBC लीडर्स जो बिहार की पॉलिटिक्स को डिसरप्ट कर रहे थे, जो तब तक अपर कास्ट पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड थी। और लालू प्रसाद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पॉलिटिक्स को डिसरप्ट कर लिया था। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस बताया, जहां उन्होंने वादा किया कि वो उन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे जो कई टाइम से अपर कास्ट से दब रही थी, जिसकी वजह से जो बिहार की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। बड़ा मुद्दा उल्टा बन गया इनइक्वालिटी। और ये पॉलिटिक्स आप ऐसे स्लोगन से समझ सकते हैं, विकास नहीं सम्मान चाहिए। इस पॉलिटिक्स की वजह से 3 चीजें हुई। पहला है कि सोशल डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज होने लग गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरा इम्पैक्ट था कि जो अपर कास्ट लोग थे, जिनके पास जमीन थी और पैसा भी था, वो स्टेट से बाहर जाने लग गए। और तीसरा कि जो बिहार की सरकार थी वो खुद कमजोर होने लग गई। जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक निर्णय लिया कि वो ब्यूरोक्रेट्स को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि बस अपर कास्ट लोग ही क्वालिफाइड थे इन पोजीशंस के लिए। जिसका मतलब है कि इक्वालिटी अचीव करने के लिए उन्होंने लोग ही हायर नहीं करे अपनी सरकार में। 2 रिसर्चर्स ने एक उदाहरण दिया कि कई सेंट्रल सरकार के फंड्स जो बिहार की डेवलपमेंट के लिए थे वो प्रोसेस ही नहीं हो पाए, क्योंकि बिहार सरकार रेलेवेंट प्रोसीजर्स पास नहीं कर पाई। अब ऑब्वियसली इनमें से कई डिसीजंस का कोई सेंस ही नहीं है। अब अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आप ब्यूरोक्रेट्स को हायर कर सकते हैं और उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि वो सोशल जस्टिस प्रोजेक्ट्स पर काम करें, पर कुछ कारण की वजह से बिहार सरकार ने ऐसा किया नहीं। अब ऐसा नहीं कि सोशल जस्टिस डिमांड करना पूरी तरह गलत ही है। जैसे 2 रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया 2011 के पेपर में कि बिहार में ओबीसी और दलित ग्रुप्स के बीच जो गरीबी थी वो इतनी ज्यादा थी कि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर लेते अपने राज्य में तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। और इसी वजह से शायद लालू प्रसाद ने प्रायोरिटाइज किया कि वो रिसोर्सेज को पहले रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस प्लान से कई लोग खुश थे। जैसे रिसर्चर इंद्रजीत रे ने जब कई दलित महिलाओं से पूछा राज्य की डेवलपमेंट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि विकास हुआ है और बदलाव आया है। अब हम जमींदार की आंखों में आग डालकर बराबरी से बात कर सकते हैं। तो अब तो हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। क्योंकि अब लालू यादव की पार्टी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही चाहती है। जैसे 2020 के इलेक्शंस के दौरान तेजस्वी यादव ने एक्नॉलेज किया, नया बिहार बनाना वो सामाजिक न्याय का दौर चला गया। आज का जो दौर है वो आर्थिक न्याय का दौर है, और हम यही तो कह रहे हैं कि हमने सामाजिक न्याय किया और हमको मौका मिलेगा तो हम आर्थिक न्याय करेंगे। अब लैक ऑफ इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है जो एक चीज से सॉल्व हो जाएगी। हमें बेटर स्किल लेबर भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और बेटर गवर्नेंस भी चाहिए। और इस वीडियो के लिए मैं बस एक चीज पर फोकस करना चाहता हूँ, लैंड एक्विजिशन। ये चीज इतनी सेंसिटिव इसलिए है बिहार में क्योंकि कई लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है जमीन के बेसिस पर। कई लैंडलेस लेबरर्स को मजबूरन काम करना पड़ता है बड़े बड़े लैंड ओनर्स के लिए। और कई सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स जैसे भूधन आंदोलन या फिर जमींदारी एक्ट की लेजिस्लेशन की वजह से ही बिहार में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाई है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद बिहार के लिए एक सोल्यूशन जरूर है और बिहार की सरकार उसको ट्राई भी कर रही है। उनका सोल्यूशन ये है कि जहां पहले बिहार सरकार नेगोशिएट करती थी जमींदारों के साथ, अब वो बस मीडिएट करेगी। जो छोटे छोटे किसान हैं जो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं वो एक साथ इकट्ठा होंगे और डिसाइड करेंगे कि उनको किस रेट पर जमीन बेचनी है। ये डिटेल्स फिर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ शेयर करी जाएंगी, जो इन डिटेल्स को एक वेबसाइट में डाल देंगे और फिर कंपनीज खुद इन लैंड ओनर्स को कॉन्टैक्ट कर पाएंगी। फिर बिहार सरकार खुद ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है जो अनटैप्ड है। जैसे एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बिहार सरकार ने 17 नई फैक्ट्रीज खोली है। 2020 में एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी निकाली गई जिसके तहत कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की सब्सिडीज दी जाएगी। पर जैसे हमने पहले देखा है, ऐसी पॉलिसीज तब भी सक्सेसफुल हो पाएंगी जब बिहार सरकार अपने प्रोमिसेस पर एक्चुअली खड़ी उतरेगी, और ये देखना अभी बाकी है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, बिहारीज अपने राज्य से बाहर भागते रहेंगे काम की तलाश में। So hopefully you liked the video. A lot of effort went behind this video. So do subscribe to our channel अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। Also अगर आपको ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको जरूर चेकआउट कीजिए। See you next time.